शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज के इस सामुदायिक केंद्र के नामकरण के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई दीपक शर्मा जी, जिला के उपाध्यक्ष और पार्टनर जहां के जो बरवाला मंडल के प्रभारी श्री हरिंदर मलिक जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष गौतम राणा जी, जिले के कोषाध्यक्ष सुशील सिंगला जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, बहुत ही पुराने कार्यकर्ता राजपाल राणा जी, हमारे एससी मोर्चा के जिला के प्रधान श्री अमरीक सिंह जी, ओबीसी के प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर श्री जगदीश कश्यप जी, हमारे इस गांव के बहुत ही युवा सरपंच श्री ओम सिंह राणा जी, सुल्तानपुर के सरपंच परमजीत राणा जी, बुंगा से बहुत ही हमारी डेडिकेटेड और संघर्षशील बरवाला ब्लॉक की महिला मोर्चा की अध्यक्ष आदरणीय बहन कविता चौधरी जी, हमारे बतौर के युवा सरपंच प्रतिनिधि भाई संदीप राणा जी, रिहौर से सरपंच श्री पूर्व सरपंच श्री अमित शर्मा जी, बरेली से श्री हरचरण सिंह जी, नया गांव से श्री मनदीप सिंह जी, श्री सुभाष राणा जी बरवाला, सुरेंद्र शर्मा जी नगर, राहुल राणा जी बतौर पूर्व चेयरमैन श्री ओम प्रकाश राणा जी, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे पुराने सदस्य भी यहाँ विराजमान हैं। श्री राजू वाल्मीकि जी, सागर गौरी जी, रामकुमार राणा जी, रामकरण वाल्मीकि जी, निर्मल सिंह जी, तरसेम सिंह जी, सोमनाथ जी, विजय नंबरदार जी, संदीप सिंह जी, परमजीत सिंह जी और जगदीश राणा जी, अभी सिंह जी, बिट्टू वर्मा जी, उपस्थित सभी भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, मैं उनका पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी के अंदर उन सबका पूरा मान और सम्मान होगा। भारतीय जनता पार्टी आज भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के अंदर लगभग 18 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं। तो इस पार्टी के अंदर आप सब लोगों के सम्मिलित होने से निश्चित तौर पर पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक पार्टी को ताकत मिलेगी और आप सबके सहयोग से जो आने वाला वर्ष 2024 के 2 चुनाव हैं, एक चुनाव अप्रैल के अंदर होने जा रहा है
दूसरा चुनाव अक्टूबर के अंदर होने वाला है। अप्रैल के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। पिछली बार 2014 में, 2019 में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और दोनों बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी। और अब की बार तीसरी बार फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर के जब आप खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी और आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता का सम्मान है। ये भारतीय जनता पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इस पार्टी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है। आप देखिए, आज हमारे जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, वो एक गांव के सरपंच थे। एक सरपंच देश का रक्षा मंत्री बन सकता है तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है। एक गलियों के अंदर पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति, जिसकी माता दूसरों के घर में बर्तन साफ करके अपना गुजारा करती हो और उसका बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है। भाई अमित शाह जी गलियों के अंदर पोस्टर लगाया करते थे और आज वो देश के गृह मंत्री हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मेरी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते मैंने कार्य शुरू किया और कार्यकर्ता के नाते काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया। मुझे 3 बार पार्टी का अध्यक्ष बनाया, चंडीगढ़ का मेयर बनाया, 2 बार पार्षद बनाया और पिछले 2 बार यहां से विधायक बना करके आज मुझे जो मान और सम्मान पार्टी ने दिया है, ये सब पार्टी की देन है। और मेरा कहने का मकसद कि अपनी मेहनत के आधार पर, अपने काम के आधार पर कोई भी कार्यकर्ता किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, बशर्ते कि वो पार्टी के साथ, संगठन के साथ, कंधे के साथ कंधा मिलाकर के आगे बढ़ना हो और एक अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करता रहे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आपको कमी नजर नहीं आएगी। आप देखते हैं अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, 3 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे वो मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, चाहे वो छत्तीसगढ़ था। और उनके अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से वहां के मुख्यमंत्री बने। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा मुख्यमंत्री के अंदर नंबर आएगा। एक कार्यकर्ता, एक विधायक जो कभी मंत्री नहीं रहा, कभी किसी और पद पर नहीं रहा, सीधे उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के रूप में हो जाती है, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है।
बाकी की पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हम उनकी बात करें। आप देखिए कांग्रेस, जो पिछले काफी वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ है, राजगद्दी एक ही खानदान के पास है, एक ही परिवार के पास है। पहले प्रधानमंत्री 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। उसके पश्चात उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी। उसके पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी का बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। संजय गांधी आए, संजय गांधी को भी बहुत ऊपर उठाया गया। राजीव गांधी के पश्चात उनकी धर्मपत्नी सोनिया गांधी वो लाइन के अंदर खड़ी हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी उनका बेटा, प्रियंका गांधी उनकी बेटी। अर्थात देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर यदि राज कर सकता है तो उसको उस नेहरू खानदान के पेट से जन्म लेना होगा। कांग्रेस पार्टी की यह स्थिति। बाकी की दूसरी पार्टियां जैसे हैं, हमारे यहां काफी देर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो सत्ता में रही, लेकिन वहां पे भी परिवारवाद। आपने देखा कि चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, देश के उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन वहां पर भी पारिवारिक जो राज है, चौधरी देवीलाल के पश्चात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आ गए, चौधरी रंजीत चौटाला जी आ गए, और उसके पश्चात ओम प्रकाश चौटाला जी के पश्चात उनके बेटे अजय चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला और अभय चौटाला के बाद अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला और उनकी धर्मपत्नियां, वो भी सब, ताकि जो पारिवारिक राज है उसके ऊपर उनकी सत्ता बनी रहे। बहुत सारी पार्टियां और है, आप देख लीजिए जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव बिहार के अंदर हुए। लालू प्रसाद के अंदर जब वो अंदर हुए तो उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी आ गई, उनके बेटे जो हैं उनकी धर्मपत्नियां आ गई, उनके बेटे आ गए, लेकिन के राज उनके परिवार में रहे। इसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी का आपने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसके चुनाव हर 3 साल बाद होते हैं। प्रधान कोई भी बन सकता है। हमारे दीपक शर्मा जी बैठे, इनसे पहले अजय शर्मा जी प्रधान थे, लेकिन 3 साल के बाद जब चुनाव हुआ तो दूसरे प्रधान आ गए। ये केवल हमारी पार्टी में है, लेकिन दूसरी पार्टियों के अंदर परिवारवाद का बोलबाला है, दूसरी पार्टियों के अंदर क्षेत्रवाद का बोलबाला है, और उस क्षेत्रवाद का शिकार हमारा ये पंचकुला जिला, अंबाला जिला जो पुराना जिला था वो शिकार हुआ। क्योंकि चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री जिस जिले का बनता था, विकास उसी जिले का होता चला गया। चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने, ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने, तो विकास हुआ सिरसा का। इस हमारे इलाके के अंदर विकास नहीं हुआ। उसके पश्चात चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने, विकास कहां हुआ? भिवानी का। हमारे क्षेत्र को फिर इग्नोर किया गया। उसके पश्चात चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने विकास किया हिसार का। उसके पश्चात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने विकास किया रोहतक का। ये सारी चीजें आपके सामने, लेकिन हमारा जो एरिया था, हमारा जो जिला था पंचकुला या अंबाला या यमुनानगर, इनकी उपेक्षा की गई। हमारे जब आपने 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, पहली बार
भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भारी बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक बात कही, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने केवल कागजों के ऊपर नहीं किया, ये करके दिखाया है। आज विकास यदि आज पंचकुला के अंदर हुआ है तो आज विकास भिवानी के अंदर भी हुआ है, आज विकास फरीदाबाद के अंदर भी हुआ है, आज विकास गुरुग्राम के अंदर भी हुआ है। हर विधायक के क्षेत्र के अंदर विकास कराने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। आज पंचकुला जिस प्रकार से उपेक्षित पंचकुला था, मैं समझता हूं कि उसके अंदर कुछ कारण रहे। हमारे इस एरिया के लोगों को तो जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति बाहर से आता था, जीत करके चला जाता था, जिसको इस इलाके की ना कोई पहचान थी, ना इलाके के लोगों से कोई लेन देन था, ना यहां कोई किसी की रिश्तेदारी थी। लेकिन एक बार तो ऐसा हुआ कि फरीदाबाद से एक कैंडिडेट आए, 15 दिन पहले उनका नाम सुना और 15 दिन के बाद यहां से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत करके चले गए। तो इस प्रकार से इस इलाके के जनता को जो इग्नोर किया गया, जो इसकी उपेक्षा की गई, वो अब आपके सामने। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, आप लोगों के आशीर्वाद से 2014 के अंदर चुनाव जीता, फिर 2019 के अंदर आपने आशीर्वाद दिया, क्योंकि मैं यहां का रहने वाला हूं, मेरा जन्म यहां का है, मेरा पालन पोषण यहां का है, मेरा कारोबार यहां का है। और विशेष तौर पर मैं तो बरवाला का ऋणी हूं, क्योंकि मेरी तो फैक्ट्री पिछले 25 साल से, उस टाइम तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस बरवाला के अंदर या हरियाणा के अंदर होगा। मैं तो चंडीगढ़ था, लेकिन मेरा जो कार्यकाल, जो मेरी रोजी रोटी है, वो यहीं से चलती। तो उस दृष्टि से आप लोगों ने चुना, पहली बार एक लोकल कैंडिडेट को चुना, और उस दृष्टि से मैंने प्रयास किया कि मैं अपने इलाके का विकास कराऊं। मैं अपने इलाके को, जिसको इग्नोर किया, सालों साल तक इग्नोर किया, जिसकी उपेक्षा की गई, उस इलाके के विकास के लिए कुछ काम करूं। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पिछले 9 साल, 9.5 साल के अंदर जहां शहर का विकास किया है, उसके साथ साथ गांवों का भी विकास किया है। शायद ही कोई एक ऐसा गांव होगा जहां कम से कम 5 करोड़ रुपए से पैसे कम लगे हो। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 5 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे ना लगे। और कुछ गांव तो ऐसे है जहां पर 15 से 20 करोड़ रुपया इस दौरान खर्च किया गया। मुझे पुराने लोग बताते हैं, पुराने सरपंच के साल में अगर 5 लाख रुपया ग्रांट आ जाती थी, तो वो इलाके के लोग कहते थे कि बहुत बड़ी ग्रांट जो हमें विधायक ने दी है। लेकिन आज आप लोगों से सहयोग से हमने प्रयास किया। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी हमारे साथ पिछले 50 साल से इस इलाके की उपेक्षा होती आ रही है, इस इलाके के विकास की दृष्टि से इसको इग्नोर किया गया है, कोई भी विकास की एक ईंट यहां पर लगी नहीं है। इसलिए हमें इस इलाके के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि जितना पैसा आपको चाहिए यहां मिलेगा, आप विकास करिए। विकास की दृष्टि से आपके सामने है ये नेशनल हाईवे 73, ये जो हमारी बरवाला के बीच में से नेशनल हाईवे जा रहा है। 2005 के अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू होना था, 2005 के अंदर नहीं हुआ। 2008 के अंदर, जब 2009 के चुनाव होने थे, उससे पहले यहां पर हमारे वहां पंचकुला के साथ रोड़ी वगैरह डाल दी गई कि सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। लेकिन सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, 2014 के अंदर आपने मुझे चुन करके भेजा। हमने तुरंत 2015 के अंदर इस नेशनल हाईवे 73 का निर्माण कार्य शुरू किया।
और लगभग 1.5-2 साल के अंदर ये निर्माण कार्य पूरा हुआ। और मैं ये कहता हूं, हर जगह कहता हूं कि जब से ये सड़क बनी है, नेशनल हाईवे बना है, इस इलाके की तस्वीर बदली है, इस इलाके की तकदीर बदली। क्यों कि आज से आपको पता है कि 10 साल पहले यहां पर जमीन का क्या रेट था, 1 किल्ले का? कोई 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, कहीं ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए। आज जमीन के रेट कहीं पे 2 करोड़ रुपया, कहीं पे 3 करोड़ रुपया, कई जगह तो 5-5 करोड़ रुपया भी हो गए। तो ये जो 50 गुना वृद्धि जमीनों के रेट के अंदर हुई है, ये इस बात का प्रतीक है कि पंचकुला के गांवों के अंदर भी विकास हुआ है। पंचकुला के सभी गांवों को इस नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है, सभी सड़कों का निर्माण करवाया गया है। मैंने प्रयास किया कि कोई भी पुल, अभी भाई सुशील सिंगला जी कह रहे थे, हमारे इलाके के अंदर 14 नए पुल जो बहुत देर से पहले लगने चाहिए थे, जो ये खटौली का पुल लगा, खटौली का पुल लगा 18 करोड़ रुपए की लागत से। 2 बार खटौली के अंदर उस समय के मुख्यमंत्री जो थे चौधरी देवीलाल जी आए, उन्होंने खटौली में अनाउंस किया कि आप हमें चुन करके भेजो, हम ये खटौली का पुल लगवाएंगे। चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने खटौली में कहा कि आप चुन करके भेजो 97 के अंदर, हम यहां खटौली का पुल लगवाएंगे। लेकिन खटौली का पुल लगा नहीं। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, हमने प्रयास किया और वो 18 करोड़ रुपए की लागत से आज वह खटौली का पुल बनकर के खड़ा हुआ है। आज खेत पराली के अंदर, जहां खेत पराली के अंदर पुल नहीं था, मुझे याद है कि खेत पराली के लोगों ने एक ही के 2 बातें कही थी, हमारे 2 काम कर देना और उससे बाद हम एक भी चीज मांगेंगे नहीं। उन्होंने कहा था कि ये जो पुल है इसके साथ 12 या 14 गांव इसके साथ जुड़े हुए हैं। जो ऊपर से हिमाचल की तरफ से, जो तलहटी के अंदर मोरनी की तरफ से वो सड़क यहां से आती है, लेकिन जब बरसात आती है हमारी जमीनें उधर हैं और गांव इधर है, और जब ये बरसात का प्रकोप होता है तो हमें 15 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। आज वो खेत पराली का पुल भी बन करके तैयार हुआ है, 8 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार। तो मेरा कहने का मकसद ये कि हमने बहुत सारे पुल बनवाए हैं। सेक्टर 19 का पुल, भाई ये हमारे हरिंदर मलिक जी बैठे हैं, उस पुल करके ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि ये पुल बन नहीं सकता, ये फिजिबल नहीं है, लेकिन हमने प्रयास किया। आज वो 32 करोड़ रुपए की लागत से वो पुल बनकर के तैयार हो गया। तो अगर कर्म में मन के अंदर काम करने की इच्छा हो, संकल्प हो कि हमने ये काम करना है, तो निश्चित तौर पर वो काम होता है। आज विकास की दृष्टि से, जैसा मैंने कहा कि नेशनल हाईवे 73, 3 चीजें आम आदमी के लिए, कोई भी आम आदमी होता है उसके लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं: बिजली, पानी, सड़क। बिजली 2014 से पहले, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, 2014 से पहले 7 घंटे या 8 घंटे मैक्सिमम बिजली आया करती। और जब हम गांव के अंदर जाते थे, माताएं बहनें कहती थी कि भाई शाम को तो 2 घंटे बिजली जरूर दिलवा देना, चाहे बाकी सारा दिन ना आए, क्योंकि रात को रोटी पकानी होती है, काम करना होता है। इसी प्रकार से सवेरे बच्चों को स्कूल जाना होता है, उस टाइम बिजली आ जाए तो बाकी हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। आज वो जो बिजली 7 घंटे 8 घंटे आती थी, आज 24 घंटे बिजली हमने दी। 24 घंटे बिजली आज पंचकुला के गांव के अंदर भी, शहर के अंदर भी, मोरनी की पहाड़ियों के अंदर भी आज 24 घंटे बिजली। पानी जो है, पिछले लगभग 50 वर्ष के अंदर तो 45 ट्यूबवेल लगे थे हमारे गांव के अंदर। इन 9 साल के अंदर हमने 40 नए ट्यूबवेल जो है इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए यहां लगाए। तो ये चीजें जो है, सड़क का मैंने पहले बताया आपको, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब
स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, जो 100 बेड का हॉस्पिटल था सेक्टर 6 के अंदर, जहां कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना MRI था, ना सिटी स्कैन था, ना डायलिसिस था, ना कैथ लैब थी, ना हार्ट की कोई भी ऑपरेशन की व्यवस्था थी। ये सारी चीजें आज हमारे सेक्टर 6 के हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हैं, भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़े, लेकिन जब जाना पड़ता है तो वहां पर उस प्रकार की सहायता जो है, उस प्रकार का जो सहयोग है वहां पर जब मिलता है। आज इसी प्रकार से शिक्षा की दृष्टि से 5 नए संस्कृति स्कूल, और बरवाला और बतौर के लोग तो भाग्यशाली हैं कि बतौर को संस्कृति स्कूल मिल गया, और बतौर के स्कूल की जो पहले संख्या थी, हमारे मेयर सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि बजट को इसको हमने +2 का स्कूल कराना है। +2 का स्कूल हुआ, संस्कृति स्कूल हुआ, जिस स्कूल के अंदर 300 बच्चे थे, आज 1300-1400 बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, 1750 हो गए। तो आज जिस प्रकार से शिक्षा की दृष्टि, अब ये जो हमारा बरवाला का हमारी बेटियों के लिए स्कूल है, ये स्कूल तो मैं कहूंगा कि इस इलाके की सबसे बेस्ट स्कूल बनने वाला है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी ने सीधा PM श्री स्कूल डिक्लेयर कर दिया है। PM श्री स्कूल वो है जिनको सीधे प्रधानमंत्री के वहां से ऑफिस से सीधी ग्रांट जो है इस स्कूल के अंदर आएगी। और जो प्रपोज ये है कि हर वर्ष 2 करोड़ रुपए तक का भी अगर हमें करना पड़ेगा तो स्कूलों के अंदर अच्छी व्यवस्था करेंगे। PM श्री स्कूल जो है वो पूरे पंचकुला के अंदर 2 हुए, एक बरवाला के अंदर और एक सेक्टर 15 के अंदर। तो इस दृष्टि से शिक्षा की दृष्टि से हमने प्रयास किया है। और एक बात अंतिम कहूंगा कि हमने कनेक्टिविटी को लेकर के, मैं कहता हूं कि हमारे साथ कितना भेदभाव हुआ वो मैं बताना चाह रहा हूं। यहां पर हरियाणा प्रदेश के 22 जिले हैं, 22 जिलों में से 21 जिलों के अंदर हरियाणा रोडवेज का डिपो था। केवल पंचकुला ऐसा जिला था जहां पर हरियाणा रोडवेज का डिपो नहीं था, और डिपो ना होने के कारण कहीं पर भी आपको बस के ऊपर पंचकुला लिखा हुआ नजर नहीं आता था। अगर कोई था, इसको चंडीगढ़ के साथ अटैच कर दिया गया कि चंडीगढ़ से बसें चलेंगी। जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि इतना भेदभाव कि 22 जिलों में से 21 जिलों में हरियाणा रोडवेज का डिपो और पंचकुला के अंदर नहीं है। हमने तुरंत यहां पर पंचकुला के अंदर हरियाणा रोडवेज का डिपो भी स्थापित किया। 160 बसें आज पंचकुला डिपो के नाम से चलती हैं। केवल डिपो नहीं, उसके साथ 83 करोड़ रुपए की वर्कशॉप इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जाकर के देखिए, लगभग 2 एकड़ के अंदर वो वर्कशॉप बनकर के तैयार हुई है, जिससे बसों के आने जाने का, आज जब कोई बात करता है कि मुझे हमें यहां से यहां बस चाहिए, तो हमारा जनरल मैनेजर है, हम उसको करते हैं कि ये बस यहां से चालू कर दिए। ये बतौर के अंदर जो हमारी बेटियां बच्चे आते थे, इनके लिए हमने बसों की व्यवस्था की। हमारा डिपो था तो हमने कर लिया, लेकिन अगर हमें दूसरी जगह से मांगना पड़ता तो ना होता है। तो इस प्रकार से जो इलाके के साथ भेदभाव हुआ, इलाके की उपेक्षा हुई, मैंने प्रयास किया है कि जो उपेक्षा हुई या हमारा विकास काम नहीं हुआ इस 9-10 साल के अंदर, मैंने एक बुक भी शाया की थी, बुक भेजी थी। एक किताब के अंदर हमने वो पूरे काम दिखाए। लगभग 5000 करोड़ रुपए के विकास के काम पंचकुला विधानसभा के अंदर हमने करवाए, जिससे आज चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे वो कनेक्टिविटी की दृष्टि से, आज पंचकुला दूसरे जिलों से किसी भी स्तर पर पीछे नहीं है। आज पंचकुला के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, नवा आया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज आया है, मेडिकल कॉलेज आया है, यहां पर आयुर्वेदा का एम्स आया जो देश का दूसरा है।
500 करोड़ रुपए की लागत से माता मनसा देवी के चरणों में आयुर्वेद आयुष का एम्स बन रहा है। आयुष यानी आयुर्वेदा हमारी पुरानी पद्धति थी इलाज की। उस पुरानी पद्धति के आधार पर आयुष के हॉस्पिटल की जो एम्स बन रहा है, जब वो बन जाएगा 250 बेड का हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के अंदर वहां पर लोग आयुष के जरिए, आयुर्वेदा के जरिए, योगा के जरिए अपना इलाज करा सकेंगे। एलोपैथिक भी एक स्वास्थ्य चिकित्सा की कला है, लेकिन एलोपैथिक के साइड इफेक्ट बहुत है, आयुर्वेदा के साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। तो उसी कारण से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष को, आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए पूरे देश के अंदर इस प्रकार के हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी खोलने का निर्णय लिया। तो मैं समझता हूं कि पंचकूला को विकास की सीढ़ियां लगी हैं, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। आज जिस प्रकार से पंचकूला का डेवलपमेंट प्लान यहां तक आ गया है कि पंचकूला का पार्ट 3 ये बरवाला ब्लॉक बनने जा रहा है, और उसके बनने के बाद जो जमीनों की कीमतें हैं या जो रेट हैं वो जिस प्रकार से बढ़ेंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये दूसरा गुरुग्राम बनने जा रहा है, मैं कहूंगा, क्योंकि जो लोग गुरुग्राम के रहने वाले हैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि गुरुग्राम के अंदर इतना पॉल्यूशन है, इतनी कंजेशन है ट्रैफिक की कि वहां रहना मुश्किल है। हम तो पंचकूला रहना चाहते हैं कि पंचकूला के अंदर पॉल्यूशन भी नहीं है, ट्रैफिक जाम भी नहीं है और रहने के लिए सुविधाएं सारी हैं। तो उस दृष्टि से आज पंचकूला किसी भी दृष्टि से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पीछे नहीं है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर जो मेरे भाई, युवा, माताएं, बहनें भारतीय जनता पार्टी के अंदर आई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको मेरे विश्वास दिलाता हूं कि उनका पार्टी के अंदर पूरा मान सम्मान होगा। 2-3 उद्घोष आपसे कहूंगा कि जोरदार तरीके से लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।